बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 12 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको हो सकता है यानी इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हम नहीं करेंगे। हम इसमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखेंगे और उसी पे उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो देखेंगे, या आउटलाइंस में इसके अलावा अगर और कोई डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की गई हुई तो उसको चेक करेंगे। इसकी मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ। तो इस चैप्टर में हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। हम जो है वो काई स्क्वायर के हवाले से देखेंगे। ठीक है, हाउ एंड व्हेन टू यूज द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द कंटीजेंसी टेबल। बाकी आगे जो है वो डिफरेंट्स हैं प्रोपोर्शंस के लिए और मैक्सिमा टेस्ट और ये वो उनकी ज़रूरत पड़ी तो फिर उनके हवाले से देखेंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले जो है वो कंटीजेंसी टेबल्स हैं। जो वर्ड कंटीजेंसी है इसका वैसे तो लफ्जी मानी हंगामी होता है। क्यों कह लें कि फ्यूचर का ऐसा इवेंट जिसके बारे में प्रेडिक्ट तो किया जा सकता है लेकिन उसकी सर्टेनिटी जो है वो श्योर ना हो। तो कंटीजेंसी टेबल्स क्या मुराद है, वो जो इवेंट्स हैं उसमें जो पॉसिबल इवेंट्स हैं उसके हवाले से उसको देखा जाए। मसलन आपके पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कंटीजेंसी टेबल आप लोगों ने यूज़ भी किए हैं, बनाए भी हुए हैं। मैं जो मिसाल ले रहा हूँ वो टू कॉइन्स वाली है, उनको हम स्विंग करते हैं। तो अगर 2 कॉइन्स लें तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो हैं हर कॉइन की पॉसिबिलिटी 2 है। ठीक है, तो 2 कॉइन्स हैं, एक का ऑप्शन हेड है, दूसरे का टेल है। दूसरे कॉइन को इस तरफ लिख रहा हूँ, उसका भी हेड और टेल 2 इवेंट्स आ सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड और हेड हो जाए, दोनों उछाले जाए तो जवाब क्या आएगा, हेड एंड हेड आ जाए, हेड एंड टेल आ जाए, और टेल हेड आ जाए, टेल और टेल आ जाए। तो ये जो टेबल है, अब इसको कंटीजेंसी टेबल बनाते हैं। इसके अंदर जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स जो हैं उसके हवाले से हम उनको देखते हैं। और इसमें देखिएगा जब एक हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक से ज़्यादा हो तो उनका आपस में जो है, देखिएगा ये एक कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, उसके हवाले से उनको इकट्ठा इधर देखा गया हुआ है, फिर इधर देखा गया। तो एक से ज़्यादा इवेंट्स हैं, एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं, तो उनके वो जब वो इकट्ठे हैं तो उनकी आपस में रेलेवेंस के हवाले से जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको जो है उसको जो रिप्रेजेंट करना है उसको कंटीजेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है इस हवाले से तो फर्दर बता दें। तो इधर लिखा हुआ है कंटीजेंसी टेबल यूजफुल इन सिचुएशन कंपेयरिंग मल्टीपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। तो देखिएगा एक से ज्यादा है ना, ये देखिएगा एक से ज्यादा, तो वो एक से ज्यादा चीजें हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा पॉपुलेशंस हैं, एक से ज्यादा चीजों को हम चेक करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसको देखने के हवाले से जो है उस सिचुएशन में इसको यूज़ करने में जो है बड़ा यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा यूज टू क्लासिफाई सैम्पल ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर एक ही सैंपल है तो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन, इसमें देखिएगा 2 सैंपल से, एक कॉइन का एक दूसरे कॉइन का। अब सैंपल एक ही है लेकिन प्रॉपर्टीज 2 देखनी है, तो एक प्रॉपर्टी इधर लिख लेंगे, दूसरा इधर लिख लेंगे। तो
एक क्या है कंपेयरिंग, क्या पहला क्या था, मल्टीपल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को देखने में यूजफुल है, और फिर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है सैंपल ऑब्जर्वेशन टू और मोर करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए तो तब उनको अगर आपने देखना हो तो इसको आल्सो कॉल्ड क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल, इसको क्रॉस क्लासिफिकेशन टेबल भी कहा जाता है। हम घर में इवेंट करवाते हैं, और कोई भी इवेंट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी में करवा लें, घर में करवा लें, तो हमने अंदाजा लगाया होता है कि हमने इतने गेस्ट इनवाइट किए हैं तो इतना खर्चा आ जाएगा, लेकिन हम उसमें वो प्लस माइनस थोड़ा सा ज्यादा करके रखा होता है। तो हो सकता है मतलब घर में कोई शादी का इवेंट है, हमने 200 गेस्ट के हवाले से खाने का इंतजाम किया है, तो उसमें हमने मार्जिन रखा होता है। हो सकता है कि बंदे किसी के साथ ज्यादा आ जाए, क्योंकि कम हो जाएगा तो हमें नुकसान नहीं है, बंदे कम आ जाएंगे तो खाना ही बचेगा ना बाकी। तो अगर बंदे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर जो है उस वक्त इमरजेंसी में खाना अरेंज करना जो है वो टफ होता है। तो वो ये जो इस तरह की जो प्रेडिक्शन है कि अगर इस तरह हो जाए तो अच्छा फला काम हो रहा है, तो मतलब फलाना इवेंट है या फलानी चीज इकट्ठी है, तो हो सकता हो मेहमान ज्यादा हो जाए। मतलब मेहंदी का इवेंट जो होता है उसमें मोहल्ले वाले भी शामिल हो जाते हैं, बारात पे आपने सिर्फ अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उसको लेके जाना होता है, वलीमा पे आपने दोस्तों को भी बुलाया होता है, तो उस हवाले से ये होता है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको आपने मेहंदी में बुलाया होता है, लेकिन वो तो ये बताना ये चाह रहा हूँ कि वो हंगामी हालात के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हैं, तो उस हवाले से हमने चीज़ों को टेबल एडिट करते हैं, और उनका जो कंपैरिजन है उसके लिए ये जो है हमारे पास यूजफुल होता है। अब ये उसकी एक एग्जांपल दी गई हुई है, लेफ्ट हैंडेड वर्सेस जेंडर। ठीक है, हम जो जेंडर्स हैं, अब जेंडर्स में मेल फीमेल, अब तो तीसरे भी आ गए हैं, ट्रांसजेंडर्स भी आ गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो है उनको एडमिशन देने का जो है इस दफ़ा अनाउंस हुआ है। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि वो भी हमारे मुआशरे और सोसाइटी का हिस्सा है, और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो यूज़फुल शहरी सिटीज़न के तौर पे वैल्यूएबल एसेट्स बन के सोसाइटी का, ना कि वो डिप्राइव्ड ही रहें और वो हमारे दस्ते नगरी रहें और वो उनको महरूमी का एहसास होता रहे हमारे पास। ये हमारे मज़हब की तालीमात भी हैं, और हम जो सिविल सोसाइटीज़ हैं अच्छी, उनके अंदर ये है। बहरहाल बात उस तरफ न चली जाए, तो ये अर्ज कर रहा था, एग्जाम्पल कॉन्टीजेंसी टेबल की है कि लेफ्ट हैंडेड वर्सेस जेंडर, कि जेंडर है उसमें मेल और फीमेल्स, ठीक है, और उसका कंपैरिजन करना है, उसमें दो तीन चीज़ें आ जाए कैटेगराइज कर दें। हमने देखना है कि डोमिनेंट हैंड कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है। फिर हमने ये देखना है कि मर्दों में लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है या फीमेल्स में जो लेफ्ट हैंड है वो डोमिनेंट है। तो हर वेरिएबल्स जो है लेफ्ट हैंडेड और जेंडर, हर वेरिएबल की दो दो जेंडर जो है कैटेगरीज आ गई हैं, तो उस हवाले से जो टेबल है वो 2x2 का बनेगा। ठीक है, तो यानी लेफ्ट हैंड की भी दो कैटेगरीज हैं कि उसमें हमने देखना है कि उसमें एक वेरिएबल हमने रखा डोमिनेंट है, तो ये एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी रखी जेंडर की, मेल है या फीमेल है, तो 2x2 का टेबल बनेगा, और उस पॉसिबल इवेंट्स में से हम जिस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं वो है लेफ्ट हैंडेड वर्सेस जेंडर में। तो ये मिसाल दी जा रही है, टू कैटेगरीज फॉर ईच वेरिएबल, सो दिस इज कॉल्ड 2x2 टेबल। और उसमें हमने सपोज किया है कि हम 300 जो बच्चे हैं उनको एग्जामिन करेंगे, 300 जो बच्चे हैं, 300 स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जामिन करेंगे। तो जो सैंपल साइज हमारे पास बना वो बना 300 का। सैंपल साइज हमारे पास जो बना वो 300 का बना। उसमें आप देखिएगा जेंडर वाइज कैटेगराइज किया, मेल और फीमेल, और हैंड प्रेफरेंस जो है वो डोमिनेंट हैंड कौन सा, लेफ्ट और राइट। तो जो फीमेल्स हैं देखिएगा कि टोटल
300 का जो सैंपल साइज है उसमें 120 फीमेल्स हैं और 180 जो हैं वो मेल हैं। और उसके बाद ये आगे टेबल में आपको नजर आ रहा है 12 जो हैं वो फीमेल्स हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं, और 108 जो फीमेल्स हैं वो राइट हैंडेड हैं। इसके बरक्स मेल्स में जो लेफ्ट हैंडेड हैं वो 24 हैं, राइट हैंडेड जो है वो 156 है। एज अ होल पॉपुलेशन पूरे 300 के सैंपल में से 36 लेफ्ट हैंडेड हैं, जिसमें से 12 लड़कियां हैं और 24 लड़के हैं, जबकि राइट हैंडेड में 108 लड़कियां हैं, 156 लड़के हैं। तो ये और इस हवाले से जो है उनकी एक टेबल बनाया गया है। तो ये जो इस तरह टेबल्स के अंदर हमने लिखा हुआ है कंटिजेंसी टेबल कहा गया हुआ, उसमें जो इंटरेस्टेड था जेंडर वर्सेस लेफ्ट हैंड, यही लिखा था ना हमने। तो ये जेंडर है, टोटल जेंडर 300, ये टोटल दोनों मेल और फीमेल, और उसमें जो लेफ्ट हैंडेड है वो 36 है। इसका देखना है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हंगामी हालात हैं, उसके हवाले से अगर हमें देखनी पड़ जाए तो इस वजह से यानी वो पॉसिबल आउटकम्स जो लिखी हुई हैं, ये सारी जो डिटेल है वो लिखी हुई हैं, और उसमें जो हम इंटरेस्टेड हैं उसके हवाले से हम उसको चेक करेंगे। अच्छा जी, आगे आ गया है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू प्रपोर्शंस। कंटीजेंसी टेबल्स बना दिया है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है, हर कैटेगरीज के लिए एक वेरिएबल हम मखसूस कर देंगे, फिक्स कर देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसको, वेरिएबल से हर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें नल हाइपोथेसिस हम इस तरह लेंगे। ये पहली बात फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, ठीक है, ये उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, दो प्रोपोर्शंस हैं, उनका जो डिफरेंस है उसके लिए काई स्क्वायर जो है उसको चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, डिफरेंट प्रोपोर्शंस के लिए चेक कर रहे हैं। तो एक प्रोपोर्शन को कह दिया पाई 1 और दूसरे को कह दिया पाई 2। तो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस को भी चेक कर, यानी उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो पहला कंपैरिजन ये है कि बराबर हो जाए, दोनों प्रोपोर्शंस बराबर हो, ठीक है। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। proportion of female who are left handed is equal to the proportion of the male who are left handed। ये proportion से मुराद यहाँ पे आप probability ले लें, ठीक है। तो वो जो probability जिस तरह आप कैलकुलेट करते थे उस तरह आपके लिए ये आसानी हो जाएगी बात को अंडरस्टैंड करने में, समझने में, ठीक है। तो बराबर है क्या मतलब है, यानी फीमेल्स लेफ्ट हैंडेड की जो प्रोबेबिलिटी है वही लेफ्ट हैंडेड जो मेल्स हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ये आपस में बराबर हो जाए। और दूसरा ये कि बराबर ना हो, ठीक है। द टू प्रोपोर्शंस आर नॉट द सेम हैंडेड, सेम हैंड रेफरेंसेस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर। ये जो है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है इसको अच्छी तरह से जो है अंडरस्टैंड कर लेना है, जो हम एग्जांपल स्टार्ट किया उसके हवाले से। आगे लिखा हुआ है इफ एच नॉट इज ट्रू देन द प्रोपोर्शन ऑफ लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स शुड बी द सेम एज द प्रोपोर्शन ऑफ द लेफ्ट हैंडेड मेल्स। अब ये उसको एग्जांपल के साथ रिलेट करके एच नॉट को एक्सप्रेस किया है, नल हाइपोथेसिस को बताया है कि वो ट्रू, उसके ट्रू होने का मतलब क्या है। The two proportions above should be same as the proportion of the left-handed people over R। तो जो ऊपर दो प्रोपोर्शंस बताई गई हैं वो सेम होगी लेफ्ट हैंडेड के लिए, सब के लिए, यानी मेल और फीमेल के लिए एक ही प्रॉब्लम। यानी ये हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स में जो लेफ्ट हैंडेड लोगों की प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोपोर्शन है वो सेम होती है या नहीं होती है, ये इस चीज़ को हम चेक करें। तो टेस्ट स्टैटिक्स जो है यानी स्टैटिस्टिक्स से मुराद ये है जो हमारे पास डाटा है उसको जब हम काई स्क्वायर के फार्मूले के अंदर रख कर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, और उसके हवाले से हम देखेंगे। ये छोटे वेरिएबल्स के लिए तो मैनुअली किया जा सकता है, ज़्यादा वेरिएबल्स, ज़्यादा करैक्टरिस्टिक्स को चेक करना हो
उसके लिए फिर हमें लाजमन सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेंगे। उसके लिए एक्सेल है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और भी ईव्यूज़ हैं, SPSS है, तो वो डिफरेंट इस तरह के जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि हमने एग्जांपल 2x2 की ली हुई है, तो उस हवाले से जो है हम इसको देखते हैं। chi-square टेस्ट स्टैटिक्स, ये उसका फार्मूला है, समेशन यानी ऑल सम सेल्स को जो हमने सम करना है, लिखा हुआ है एफ नॉट माइनस एफ ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ऑफ ई। अब ये एफ नॉट एफ ई ये क्या चीज़ है, ये नीचे लिखा हुआ है। एफ नॉट जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इन अ पर्टिकुलर सेल से मुराद जहाँ पे वो दोनों आके कंबाइन हो गए। Expected frequency in a particular cell if H naught is true. E for expected, O for observed frequency. ठीक है, अभी टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर हो जाए, फिर इसको जो है एग्जांपल के साथ रिलेट करके देखें। chi-square test for 2x2 case has 1 degree of, ठीक है, तो 2x2 का जो टेबल है उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी 1 होगी। 2x2 के टेबल में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। आगे लिखा हुआ है assumed each cell in contingency table has expected frequency at least 5। उसमें कम से कम 5 जरूर होना चाहिए। वो हर टेबल जो बना है, वो टेबल के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए थे ना, वो 4, ठीक है, उसमें कम से कम 5 जो है वो कम से कम यानी 5 लोग आने चाहिए। और डिसीजन किस तरह लेना है, एक्स के टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली फॉलो अ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिसीजन रूल क्या है कि जो अल्फा है, इस तरह chi-square का भी टेबल होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के साथ। तो जो अल्फा है यानी कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा, और उसमें जो अल्फा है उसके लिहाज से जो क्रिटिकल वैल्यू है वो डिसाइड करेंगे chi-square के टेबल से, और फिर डिसाइड करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, chi-square स्टैट्स की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, लेस होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी जो क्रिटिकल वैल्यू है इसमें भी, क्योंकि स्केयर बोल दिया है, स्केयर ही इन्वॉल्व है, तो स्केयर इन्वॉल्व होने की वजह से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए तो ये क्रिटिकल वैल्यू है, इससे ज़्यादा होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, इससे कम हुई तो एक्सेप्ट। तो यही है, ये देखिए ये स्टैट्स हैं, ये जो हमारे पास डाटा है उसकी जो वैल्यू है उसका जो आंसर है वो बड़ा अगर हो गया क्रिटिकल वैल्यू से तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा इसका फार्मूला, और उसके अब जो है इसकी जो है हम आगे मैनिपुलेशन कह लें, वजाहत कह लें कि वो जो एग्जांपल हमने पीछे ली है स्कूल से, तो सबसे पहले एवरेज प्रोपोर्शन जो है उसको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, एवरेज जो प्रोपोर्शन है वो किस तरह कैलकुलेट की हुई है, x1 प्लस x2। x1 से मुराद फेवरेबल आउटकम्स हैं पहले सैंपल की। x1 सैंपल फीमेल्स का कह लें और x2 सैंपल्स जो है वो मेल्स का कह लें। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, लेफ्ट हैंडेड चेक करना चाह रहे हैं तो x1 से मुराद फीमेल लेफ्ट हैंडेड, और x2 से मुराद राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड। और नीचे लिखा हुआ है N1 और M2, ये इनके सैंपल साइज हैं। फीमेल्स का सैंपल साइज 120 है और मेल्स का सैंपल साइज 180 है। तो टोटल जो है लेफ्ट हैंडेड वो 36 हैं, और जो टोटल जो सैंपल साइज बना उसके वाले से वो तो एवरेज प्रोपोर्शन ये आपके सामने निकाली हुई है। एवरेज प्रोपोर्शन कह लें कि जेंडर की ओवरऑल
जो जेंडर में प्रोबेबिलिटी है, मेल है या फीमेल है, इकट्ठा चेक करें तो वो 0.12 है। यानी मेल और फीमेल्स को इकट्ठा देखा जाए तो उसमें लेफ्ट हैंडेड कितने हो सकते हैं लिखने वाले, तो वो 0.12, यानी अगर इसको हम 100 से डिवाइड करें तो तकरीबन 12% बनते हैं। 88% राइट हैंडेड हैं और 12% जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। तो ये जो स्टडी है, जो बुक है, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है, तो उनका ये जो राय है जेंडर्स के हवाले से आज, तो ये ओवरऑल तकरीबन वर्ल्ड में तकरीबन यही ट्रेंड है कि सोसाइटी के अंदर जो 12% लोग हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, बाकी 88% जो है वो राइट हैंडेड। ये प्रोपोर्शन है, एक जनरल स्टडी है, उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं हमारे यहाँ। तो ये उसकी उसने एवरेज प्रोपोर्शन निकाली है बेस्ड ऑन 180 चिल्ड्रन। ये 100 नहीं, ये 300। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, फाइंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काई स्केयर के फार्मूले में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आती हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई, 12 फीमेल्स हैं, ठीक है, और 18 मेल्स हैं जो लेफ्ट हैंडेड है। तो आगे जो है उससे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज किस तरह जो है वो हमने डेवलप कर। तो ये देखिए, टू obtain the expected frequency for left-handed females, multiply the average proportion of left-handed by the total number of females। और ये फीमेल्स के लिए जो है लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स के लिए जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों हैं, यानी दो कैटेगरीज हैं, फीमेल्स और मेल। तो फीमेल्स की कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ये नीचे कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। पी जो है लेफ्ट हैंडेड फीमेल्स, और ये इनकी जो एवरेज है वो 0.2 है, 0.12 है ये। एक मिनट, जो एक्सपेक्टेड थी वो 0.12 थी, तो मेल्स की भी यही होनी चाहिए, फीमेल्स की भी, क्योंकि एवरेज ये निकलेगी। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये जो हमारे पास एवरेज प्रोपोर्शन थी 0.12, उसको नंबर ऑफ फीमेल से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आया 14.4, और मेल से की तादाद से जब जवाब दिया तो उसका जवाब आया 21.6। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो यानी आपने जो एवरेज प्रोपोर्शन निकाला है उसको हर कैटेगरी के सैंपल साइज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उस कैटेगरी की आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये डेसिमल्स में है। तो अब देखिएगा, अब वो जो हमारा टेबल था वो हमारे पास किस शक्ल में वो मौजूद हो गया। ठीक है, ये जो टोटल था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा लेफ्ट हैंड 12 थे, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकली है 14.4। ऑब्जर्व्ड जो है 108 है, तो 120 में से जब 14.4 निकाला तो वो आपके पास आया 105.6। इसी तरह मेल्स के लिए जो ऑब्जर्व्ड था वो 24 था, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है 21.6 है, तो उसी के लिहाज से एक्सपेक्टेड इधर आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो टेबल है, फ्रीक्वेंसी से बाद टेबल्स के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, आउटपुट्स आ रही हैं, उनको लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टेबल डेवलप हो गया। अब जो है हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बनती है, इसका मतलब है का इसके डिस्ट्रीब्यूशन का
हमने फार्मूला यूज करना है। देखिएगा लिखा हुआ है समेशन एफ नॉट माइनस एफ ई स्क्वायर ओवर एफ ई। टोटल सेल, नीचे ऑल सेल्स लिखा हुआ है, टोटल सेल कितने हैं जरा देखिएगा। सेल, सेल से मुराद खाने, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। तो ये जो इस वाला खाना है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, समेशन अप्लाई करनी है, तो इस वाले खाने के हवाले से जो इंफॉर्मेशन बनी इसमें पुट की वो ये बन गई। ठीक है, इस वाले खाने के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये बन गई। ठीक है, तो हर खाने की हमने निकालनी है, उसको सम करना है, तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है हमारे पास, और उसका जवाब आया है 0.776। क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पे पूछ ले, कोई बात पूछनी है तो यहाँ पे पूछ लो। क्लियर है? ओके जी। अब है, हमने वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल वैल्यू निकाल। स्टैट्स की तो वैल्यू हमारे पास आ गई, तो वो ये इसके बराबर है 0.7576। अब ये काई स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमने 0.05 रखी, 5%, तो विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मैं इसको रिविजिट करूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है काई स्क्वायर के जो है, ठीक है, वैसे उसने 2/2 का टेबल था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसने 1 का, तो काई स्क्वायर 0.05 विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी वैल्यू है 3.841। तो क्रिटिकल वैल्यू आई है 3.841, जबकि स्टैट्स वैल्यू जो है वो 0.7576 है, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में है। इसका मतलब है हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो इस चीज़ के सफिशेंट एविडेंस नहीं है कि उनके जो प्रोपोर्शन में डिफरेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो जितनी फीमेल्स हैं दुनिया में उनमें लेफ्ट हैंडेड की तादाद, और जितने जो मेल्स हैं उनके अंदर लेफ्ट हैंडेड की तादाद ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में तकरीबन बराबर है। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना करने का मतलब ये है कि मर्दों और औरतों में लेफ्ट हैंडेड होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलमोस्ट सेम है। एनी कंफ्यूजन अबाउट दैट? कोई बात पूछनी हो जी? ठीक है, यहीं तक करते हैं। आज हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखी है जिसमें दो कैटेगरीज थी, और उसके हवाले से हमने जो है उसको चेक किया। ठीक है, तो उसमें 2-3 बातें आई हैं। कंटीजेंसी टेबल आया है, कंटीजेंसी टेबल आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है, और प्रोपोर्शन के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गए क्योंकि यूजुअली ये प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी काई स्क्वायर यूज करते हैं, तो वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो ये एक कह लें इसका ओवरव्यू है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी नेक्स्ट ही देखेंगे, एग्जांपल आज हमने की है, और इंशाल्लाह तो आप लोगों ने कोई बात पूछनी है,
कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें, पूछ लें। एनीवन? कुछ लोग स्टूडेंट्स जो थे वो एग्जाम्स के हवाले से एफर्ट कर रहे थे, उसकी जो आउटपुट निकली है वो बताना पसंद करेंगे कि एग्जाम 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, पहले हो रहे हैं या बाद में हो रहे हैं? एनीवन? ये तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सर वो आपके सामने। ओके जी, काई स्केयर के हवाले से एक छोटा यानी थोड़ा सा और देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरा ख्याल है काई स्केयर तक ही हम रहेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास तक के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्लास तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।